गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आयुष कुमार पांडे आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मित्रों, आज साइको की क्लास में आपको शैशवावस्था पढ़ाई जाएगी, जो बाल विकास की अवस्था का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मित्रों, आज हम लोगों को शैशवावस्था के रूप में इस चैनल पर जो आपको पीपीटी के माध्यम से जिस तरीके से बनाया गया है, बहुत मजा आने वाला है। तो आप लोग भी तैयार हो जाइए। उम्मीद करता हूं आप लोग भी स्वस्थ होंगे और आज की क्लास अच्छे से देखेंगे। देखिएगा, शैशवावस्था की जो अवस्था है, यह जन्म से लेकर 6 वर्ष तक चलने वाली अवस्था है। मित्रों, चूंकि आप लोग को पता है कि जो शैशवावस्था है, इसको हम बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक की ये पहली अवस्था मानी जाती है मित्रों। और पहली अवस्था जिसे बाल मनोविज्ञान बोलते हैं, बाल मनोविज्ञान के जनक आप लोग के सामने लिखा गया कि स्टैनली हॉल महोदय हैं। और बाल मनोविज्ञान का ये सबसे ही महत्वपूर्ण अवस्था है। गर्भावस्था के बाद या जन्म पूर्व अवस्था के बाद ये पहली अवस्था आती है। और एग्जाम में कई बार यहां से सवाल बना मित्रों कि शैशवावस्था कौन सी अवस्था होती है, प्रथम अवस्था है, दूसरी अवस्था है, तीसरी अवस्था है, या इनमें से कोई नहीं है। तो उत्तर बताना होता है कि यह पहली अवस्था है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, शैशवावस्था पहली अवस्था होती है, बाल्यावस्था दूसरी अवस्था होती है, किशोरावस्था तीसरी अवस्था होती है, और जन्म पूर्व अवस्था जिसे हम गर्भावस्था बोलते हैं, जन्म लेने से पहले की अवस्था बोलते हैं, उस अवस्था को पहली अवस्था नहीं कहा जाता है। तो ये बात ध्यान देना है। तो बाल विकास की अवस्था में मित्रों, बाल विकास की अवस्था में हम लोग देखे थे कि जो अवस्था है वो 3 प्रकार की है। 3 प्रकार की अवस्था की बात हुई है। जो अवस्था है, अवस्था 3 प्रकार की बात हुई है। पहली अवस्था शैशवावस्था के रूप में, शैशवावस्था, और दूसरी अवस्था जो है बाल्यावस्था के रूप में, बाल्यावस्था के रूप में, और तीसरी अवस्था जो है वह है किशोरावस्था। यही 3 अवस्थाएं हम लोग पढ़ते हैं, किशोरावस्था। अब ध्यान दीजिएगा, इन तीनों के समय सीमा की यदि हम बात कर ले मित्रों, तो शैशवावस्था जन्म से लेकर के जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। और बाल्यावस्था की यदि हम बात कर ले मित्रों यहां पर, तो 6 वर्ष से लेकर के 12 या 13 वर्ष तक की अवस्था को हम बाल्यावस्था बोलते हैं। और किशोरावस्था की बात कर ले तो 12 या 13 वर्ष से लेकर के 18 या 19 वर्ष तक की अवस्था को हम किशोरावस्था कह लेते हैं। लेकिन मित्रों ये बात ध्यान देना है आज की क्लास में कि हम लोग जो आज डिस्कस कर रहे हैं, वो आज हम लोग ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जिसको शैशवावस्था कहा जाता है, इन्फेंटी एज कहते हैं इसको, या इन्फेंटिलिज्म कहते हैं। मैंने ऊपर लिखा हुआ है शैशवावस्था, मोटे अक्षरों में आपको ये बात दिखाई दे रही होगी कि जो शैशवावस्था है वो जन्म से लेकर के 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था है। और बाल मनोविज्ञान देखिएगा, इसी शैशवावस्था को लेकर के स्टैनली हॉल महोदय का एक कथन आता था कि जो शैशवावस्था के जनक हैं वो स्टैनली हॉल महोदय हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग आज बात किस पर करेंगे? शैशवावस्था पर करेंगे। मित्रों ध्यान दीजिएगा, शैशवावस्था पढ़ते समय हम लोग की जो पढ़ने की प्रक्रिया होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि आज अब से जो भी क्लास बाल मनोविज्ञान के रूप में होगा, उसको एक विधिवत, एक अच्छे तरीके से उसको पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया जाता है। केवल व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करना है। देखिएगा, यहाँ पे शैशवावस्था लिखा हुआ है, और शैशवावस्था में सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपनाम, फिर हम पढ़ेंगे विशेषता, फिर पढ़ेंगे परिभाषा, फिर पढ़ेंगे हम शारीरिक विकास। तो इस आज की वीडियो में केवल हम इतने के ऊपर ही काम करेंगे मित्रों, इसको याद रखिएगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो शैशवावस्था है, जब बच्चा जन्म लेता है तो कैसी क्रिया करता है, कैसा व्यवहार करता है। थोड़ा सा आप पीछे वाली वीडियो में देख लीजिएगा कि मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा था कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वह क्रिया करता है मूल प्रवृत्त्यात्मक। जो उसका व्यवहार होता है मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। कहने का सेंस क्या है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलता है तो कुछ मूल प्रवृत्तियां लेकर के आता है, और जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उन्हीं से संवेग का निर्माण होता है। आप सभी लोगों ने मैकडूगल का संवेग पढ़ा होगा, उसमें पढ़ा होगा कि मूल प्रवृत्ति से ही संवेग का निर्माण होता है। अर्थात संवेग का निर्माण
उसी मूल प्रवृत्ति से होगा। उदाहरण का से लीजिएगा, मूल प्रवृत्ति का मतलब ये होता है कि वह क्रिया जो बच्चा अपने माँ के गर्भ से सीख करके आता है, वही क्रिया मूल प्रवृत्ति कहलाती है। अर्थात बच्चे का इस क्रिया में ध्यान दीजिएगा, जैसे बच्चे का रोना, ये कैसी क्रिया होगी? बच्चे का रोना यह मूल प्रवृत्ति होती है। बच्चे का सोना, बच्चे का हाथ पैर पटकना, बच्चे का हाथ पैर पटकना, ये सब कैसी क्रिया होगी मित्रों? ये सब मूल प्रवृत्त्यात्मक क्रिया होगी मित्रों, ध्यान दीजिएगा। अर्थात वह क्रिया जो बच्चा जन्म से सीख कर आता है, उस क्रिया को मूल प्रवृत्ति कहा जाता है और इसका समय जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक होता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये मत समझिएगा कि मूल प्रवृत्ति केवल जन्म से ही प्राप्त होती है। मूल प्रवृत्ति जन्म से भी प्राप्त होती है, या बच्चा जन्म जब लेता है तो साथ में मूल प्रवृत्तियां लेकर के आता है, और जन्म के बाद भी कुछ मूल प्रवृत्तियां अर्जित की जाती है मित्रों। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि बच्चे का रोना, सोना, हाथ पर पटकना, किसी वस्तु के लिए चिल्लाना, आप लोग जानते ही हैं कि जीन पियाजे महोदय ने बाल विकास की अवस्था के अंतर्गत यह बताया था कि बच्चे जो होते हैं, बालक जो होते हैं, वह मूल प्रवृत्त्यात्मक क्रियाओं के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कराते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है? जब बच्चे का जन्म होता है तो वो जन्म होते ही ऐसा नहीं है कि बच्चा बोलने लगता है। बच्चा उस समय बोलता नहीं मित्रों, लेकिन हमें ध्यान देना होता है कि बच्चे की भी आवश्यकता होती है। वह आवश्यकता पूरी कैसे होगी? वह आवश्यकता वह अपनी मूल प्रवृत्त्यात्मक क्रियाओं के द्वारा ही पूरी कर लेता है। जैसे भूख लगने पर चिल्लाना, मित्रों चिल्लाना, अपने माँ को बुलाना है तब भी रोना, या सो के उठने पर वो अपने किसी भी वस्तु को पाने के लिए, अपने माँ को पाने के लिए, या दूध पीने के लिए, या कोई भी क्रिया कर लेने पर वो जिस चीज को चाहता है वो हाथ पैर पटक करके, रो करके, चिल्ला करके वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति कराता है। और यही क्रिया क्या कहलाती है? मूल प्रवृत्त्यात्मक क्रिया कहलाती है। और कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जो धीरे धीरे अर्जित भी की जाती है। हम लोग संवेग में इस पर बात करेंगे मित्रों। तो ये बात थी हमारी मूल प्रवृत्त्यात्मक की। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग बात करते हैं किसकी, कि शैशवावस्था को पढ़ा कैसे जाए, बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब आप किसी भी वीडियो को देखते हैं तो उसमें क्रमबद्धता जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर शैशवावस्था में सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपनाम को, फिर पढ़ेंगे विशेषता को, फिर परिभाषा, फिर शारीरिक विकास को पढ़ेंगे मित्रों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ध्यान दीजिएगा। आपके सामने पीपीटी पर लिखा हुआ है उपनाम में कि जीवन का आदर्श काल होता है। जीवन का आदर्श काल कौन सा होता है? शैशवावस्था। फिर लिखा है खिलौनों की आयु होता है। फिर लिखा है भावी जीवन की आधारशिला होती है। जीवन का आधार काल होता है। अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है। अनुकरण के द्वारा सीखना होता है। हम सब पर बात कर लेते हैं। जीवन का आदर्श काल, जीवन का आदर्श काल का सेंस यहां पे ये है कि जिस काल में बच्चे का जन्म होता है, आप लोग देखते होंगे कि किसी भी बच्चे का, हमारा या आपका, या जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जब आपका जन्म होगा, वह जन्म का समय, वह जन्म की तिथि, वह जन्म का जो पीरियड होता है, वह हर व्यक्ति के लिए कैसा होता है? आदर्श होता है। इसीलिए शैशवावस्था जो है सभी अवस्थाओं में इस अवस्था का इसलिए आदर्श माना गया क्योंकि इसी अवस्था में शैशवावस्था की उत्पत्ति होती है। इसीलिए इसको जीवन का आदर्श काल बोलते हैं। सभी कालों में इसको आदर्श की उपमा मिली है कि आदर्श काल यदि किसी को कहा जाता है तो वो शैशवावस्था होता है। अब ध्यान दीजिएगा, खिलौनों की आयु किसे कहते हैं? अब खिलौनों का मतलब ये होता है कि जब बच्चा इन्फेंटिव एज में होता है, जब इन्फेंटिव एज में होगा तो उस अवस्था में बच्चा खिलौनों के द्वारा खेलता है मित्रों। खिलौनों का सेंस ये कि आप अपने आस पड़ोस घर के बच्चों को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि बच्चे जो छोटे होते हैं वो खिलौनों से ज्यादा खेलते हैं। तो इसलिए इस आयु का एक उपनाम बना खिलौनों की आयु। मित्रों अगला देखिए, भावी जीवन की आधारशिला। भावी जीवन का आधारशिला का मतलब इसको ऐसे समझिएगा कि सबसे पहली अवस्था होती है शैशवावस्था। शैशवावस्था। अब देखिएगा, जो दूसरी अवस्था होती है मित्रों वो होती है इसके जस्ट ऊपर, जिसका नाम है बाल्यावस्था। और इसके ऊपर जो अवस्था होगी वो होगी किशोरावस्था। 3 अवस्थाएं आप पढ़ रहे हैं।
इसके बाद किशोरा के बाद प्रौढ़ा आता है, और प्रौढ़ा के बाद मित्रों, प्रौढ़ा के बाद जो है वृद्धा आता है। इस तरीके से होता है। यदि आपसे यहां पे ये पूछ लिया जाए कि बताइए सबसे आधार वाली अवस्था कौन सा है, तो आधार आप इसी को बताएंगे कि इसी अवस्था के ऊपर सभी अवस्थाएं निर्धारित हैं, चाहे कोई भी अवस्था हो, चाहे वृद्धा हो, चाहे प्रौढ़ा हो, चाहे किशोरा हो, चाहे बाल्या हो। इसीलिए इस अवस्था को आधार काल माना जाता है। याद रखना है, आधार काल के नाम से किसको, शैशवावस्था को एक उपनाम दिया गया, इसलिए इसको जीवन का आधार काल। अब मित्रों ध्यान दीजिएगा, पांचवा है अतार्किक चिंतन की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा अतार्किक चिंतन करता है। देखिएगा, चिंतन की जो प्रक्रिया होती है मित्रों, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। जो चिंतन की प्रक्रिया होती है, जो चिंतन की प्रक्रिया है मित्रों ध्यान दीजिएगा, अतार्किक चिंतन का मतलब क्या होता है। अतार्किक का मतलब होगा, सबसे पहले तो आप ये जानिए चिंतन कौन कौन सा होता है। तो हम लोग जब शैशवावस्था में होंगे तो अतार्किक चिंतन, बाल्यावस्था में होते हैं तो बाल्यावस्था में मूर्त चिंतन करते हैं, और जब किशोरावस्था में होते हैं तो मूर्त और अमूर्त दोनों चिंतन करते हैं। मूर्त और अमूर्त दोनों चिंतन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला अतार्किक, यह किस अवस्था में, शैशवावस्था में, और बाल्यावस्था में मूर्त चिंतन, किशोरावस्था में मूर्त और अमूर्त दोनों चिंतन करता है, या इसी को औपचारिक चिंतन भी आप कह सकते हैं। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, अतार्किक क्या होता है, ऐसा चिंतन बालक करता है, ऐसे सवाल करता है कि उस सवाल का तर्क प्रस्तुत करना सबके बस का नहीं होता है। तो यह कहा जाता है कि शैशवावस्था में जो बालक होता है वह अतार्किक चिंतन प्रस्तुत करता है। बाल्यावस्था में मूर्त को देखकर चूंकि विद्यालय जाना बच्चा प्रारंभ कर देता है मित्रों, तो जब वो विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है तो वस्तुओं को देखकर उसके ऊपर चिंतन प्रस्तुत करता है। तो ऐसे चिंतन को मूर्त चिंतन कब करेगा, बाल्यावस्था में। यदि पूछा जाए कि बाल्यावस्था की समय सीमा क्या है, मैंने पहले ही बता दी है कि बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष या 5 से 6 वर्ष या 12 से 13 वर्ष के मध्य में रहती है। किशोरावस्था में मूर्त और अमूर्त दोनों करता है, देख करके भी करेगा, नहीं रहेगा तब भी करेगा। थोड़ी सी बात यहाँ पे अमूर्त की बात यदि हो रही कि अमूर्त का मतलब क्या है, इस अवस्था में जब बच्चा पहुंचता है तो मित्रों वह शेर को बिना देखे चिंतन कर सकता है कि शेर बहुत खतरनाक जीव है, वो जंगल में रहता है, उसकी दहाड़ सबसे तीव्र होती है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा कि जो अमूर्त चिंतन होता है वो विषय वस्तु को या किसी भी चीज पर व्याख्या देना होता है तो बिना देखे व्याख्या देता है, ऐसे चिंतन को हम अमूर्त चिंतन कहते हैं मित्रों। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, अगला है अनुकरण के द्वारा सीखना। इस अवस्था में बालक इस अवस्था को अनुकरण की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि शैशवावस्था में बालक जो है किसी भी वस्तु को देखता है तो वैसी ही क्रिया करना शुरू कर देता है। अगर बच्चे के पापा और मम्मी चम्मच से खाना खाते हैं तो बच्चा भी वह चम्मच खींचना शुरू कर देता है, और वह चम्मच खींचना अनुकरण करना कहलाता है। अगर बच्चे के सामने, ये तो पहला उदाहरण था चम्मच वाला, यदि बच्चे के सामने बच्चा शैशवावस्था में है, मान लेते हैं कि 3 साल का हो गया हो, 4 साल का हो गया हो बच्चा, तो घर में जो जैसे चलता है वैसे बच्चा चलना शुरू कर देता है। हम लोग देखते हैं आसपास में। हम लोग ये भी देखते हैं मित्रों कि अगर कोई बच्चा किसी के द्वारा सुन लेता है कि उसकी मम्मी को कोई चाची बुलाता है तो वो खुद अपनी मम्मी को भी चाची बुलाना शुरू कर देता है कुछ समय के बाद। ऐसा भी देखा गया है। अगर कोई समाज में गाली देता है तो बच्चा भी धीरे धीरे गाली सीख लेता है। अगर बच्चे से अच्छी बात करिए तो बच्चा अच्छे तरीके से बात करता है। कहने का सेंस क्या है? कहने का सेंस ये है कि अनुकरण के द्वारा बच्चा सीखने लगता है इस अवस्था में। जैसे जैसे माँ करती है, जैसे अगर कोई बच्ची जन्म लेती है, माँ खाना बनाती है तो बच्ची भी अपने माँ की तरह से खाना बनाने की कोशिश करती है। वो भी कहती है मैं आटा सान रही हूँ, मैं रोटी बना रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं मम्मी की तरह काम कर रही हूँ, मैं पापा की तरह चल रहा हूँ। इस तरीके के शब्द जो है बच्चे शैशवावस्था में प्रयोग करते हैं। और सबसे ज्यादा शैशवावस्था में बालक सीखता है
और चूंकि आप लोग पढ़े हैं कि जो शारीरिक विकास होता है शैशवावस्था में तीव्र होता है, बाल्यावस्था में मंद होता है, किशोरावस्था में भी थोड़ा तीव्र होता है, लेकिन धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ व्यक्ति जब पहुंचता है तो नगण्य हो जाता है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि जब बच्चा शैशवावस्था में होगा तो विकास इसके तीव्र होते हैं। तो ये हमारा था शैशवावस्था के उपनाम जीवन का आदर्श काल, दूसरा है खिलौनों की आयु, तीसरा है भावी जीवन की आधारशिला, चौथा है जीवन का आधार काल, पांचवा है अतार्किक चिंतन की अवस्था और छठा है अनुकरण द्वारा सीखना। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, विशेषता की। तो अब मेरा अगला स्लाइड देखिएगा विशेषता से संबंधित है। अब यहां पर ध्यान देना है हम लोगों को, विशेषता में क्या क्या है महत्वपूर्ण। अब देखिए उपनाम हो गया है, अब बात किसकी चलने जा रही है, विशेषता की। शैशवावस्था में इन्फेंटी एज की क्या विशेषता है। अब विशेषता का मतलब समझिए, विशेषता में बालक जो कार्य करेगा शैशवावस्था में, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, वही बच्चे की विशेषता होती है। तो गुण और दोष को यहां पर हम लोग देखते हैं कि चाहे गुण हो चाहे दोष हो, वही बच्चे की विशेषता होगी मित्रों। तो यहां पर सबसे पहला उपनाम, पहला सबसे विशेषता बनी है, ध्यान दीजिएगा, विशेषता यहां पर सबसे पहली विशेषता बनी है। क्या विशेषता है मित्रों, देखिएगा, सबसे पहली विशेषता है कि शारीरिक विकास मानसिक विकास की तीव्रता। इस अवस्था में जब बच्चा पहुंचता है तो उसके शारीरिक विकास तीव्र होते हैं। मैंने अभी बताया कि शैशवावस्था में जो शारीरिक विकास होता है, शैशवावस्था में विकास तीव्र होते हैं। तीव्र का सेंस ये है कि तेजी से विकास होता है। और जब शारीरिक विकास की बात करें तो बाल्यावस्था में शारीरिक विकास मंद हो जाता है। यहां पे तीव्र था, यहां पे बाल्यावस्था में मंद हो गया। किशोरावस्था में फिर तीव्र हो जाता है, और जब वृद्धावस्था आती है तो फिर क्या हो जाता है, लगभग नगण्य हो जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, शारीरिक विकास से संबंधित बात यहां पे हुई है कि शारीरिक विकास और मानसिक विकास की तीव्रता। जब बच्चा शैशवावस्था में होगा तो शारीरिक विकास तीव्र होगा और मानसिक विकास भी तीव्र होता है। बच्चा बहुत तेज नकल करता है, बच्चा बहुत तेज सीखता है। किस अवस्था में, शैशवावस्था में। शरीर के विकास का सेंस क्या है यहाँ पे, शारीरिक विकास का सेंस शरीर की लंबाई बढ़ना, शरीर में ग्रोथ, शरीर में मांसपेशियों का बढ़ना, आकार का बढ़ना, भार का बढ़ना, ये सब चीजें जो है विकास की प्रक्रिया को प्रदर्शित करती है। अब देखिएगा दूसरा पॉइंट है सीखने का प्रक्रिया में तीव्रता। बालक इस अवस्था में बहुत तीव्र गति से सीखता है, इसीलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चों के सामने कभी भी गलत और अनुपयुक्त बात न बोले, वरना बच्चा बहुत जल्दी उसको अपने मस्तिष्क में बैठा लेता है और उसी तरह की बात करने लगता है। तो इस अवस्था में सीखने की प्रक्रिया में क्या होती है, तीव्रता होती है मित्रों। अब देखिएगा कल्पना जगत में विचरण। इस अवस्था में जब बच्चा होता है तो कल्पना जगत में विचरण करता है। मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि जो बच्चा छोटा होता है, जो चल नहीं सकता है, 1 साल के बच्चे की मैं बात बता रहा हूं, बच्चा सोते सोते मुस्कुराते हैं, अपने से खेलते हैं, खिलखिलाते हैं, और उनके इसी खेलने और खिलखिलाने की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिकों के भाषा में यह कहा जाता है कि बच्चे कल्पना जगत में विचरण करते हैं। कल्पना जगत में विचरण का सेंस यहाँ पे क्या है कि बच्चा पूर्व जन्म की बातों से प्रेरित होकर के वो कभी कभी मुस्कुराते रहते हैं। तो ये बात हुई है यहाँ पे कल्पना जगत में विचरण। बालक जो है कल्पना जगत में विचरण करता रहता है, वो कभी हंसने लगता है तो कभी वो डर के मारे रोने लगता है। आप देखते होंगे बच्चा सोया रहता है, एकाएक चिल्लाने लगता है, हम लोग डर जाते हैं कि बच्चों को क्या हो गया। आप लोग अपने घर में देखते होंगे कि बच्चा सोया है, एकाएक अपने से मुस्कुरा रहा है, बच्चा सोया है, एकाएक डर गया। तो बच्चा क्या जानता है, बच्चा डर नहीं जानता, बच्चा आग नहीं जानता, क्योंकि शैशवावस्था है ना, इस अवस्था में बच्चे को कुछ पता नहीं होता। लेकिन फिर भी मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि पूर्व जन्म की बातों को सोच करके बच्चे कभी कभी रोते भी हैं और कभी कभी मुस्कुराते भी हैं, और यह प्रक्रिया बालक की कल्पना जगत में विचरण की प्रक्रिया को प्रदर्शित करती है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, अनुकरण या दोहराने की प्रवृत्ति। इस अवस्था में बालक की प्रवृत्ति क्या होती है, जैसे देखिएगा अगर हम अपने घर में ये बोल दें कि रमेश पानी लाओ, तो बच्चा छोटा है, 3 साल का है, 4 साल का है, तो वो रमेश भले ही उससे बड़ा है, वो भी क्या करता है, रमेश पानी लाओ मांगता है।
क्योंकि इस अवस्था में बच्चे के अंदर नैतिकता का अभाव होता है, समाजीकरण का अभाव होता है, छोटे बड़ों की समझ नहीं होती है, धीरे धीरे अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो इस अवस्था में क्या करेगा, अनुकरण या दोहराने की प्रवृत्ति। कोई भी चीज मांगा जाता है, जैसे बड़े लोग, हम लोग मम्मी बुलाते हैं तो बच्चा उसी को सुनकर मेरी मम्मी को भी वो अपनी मम्मी मान लेता है। वो बोलता है कि अब इनका, सोचता है कि इनका नाम मम्मी ही है, अनुकरण करता है, दोहराता है। तो अनुकरण या दोहराने की जो प्रवृत्ति होती है वो सहस्वावस्था की विशेषता होती है मित्रों। इसी अवस्था में देखिए, मैंने अभी बोला था नैतिकता का अभाव होता है। बच्चा इस अवस्था में अनैतिक मतलब नैतिकता उसके अंदर नहीं होती, नैतिकता का अभाव होता है। और धीरे धीरे अनुकरण के द्वारा, लोगों के द्वारा सुन के, देख के, स्पर्श करके, छू करके वो क्या करता, अपने अंदर नैतिकता को भरता है। नैतिकता का अभाव का सेंस समझिए, बच्चा किसी के गोद में है, पोटी कर देता है। तो पोटी करना नैतिक कार्य तो है नहीं मित्रों, आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो बच्चा जो है, नैतिकता का अभाव होता है, वो किसी को एक थप्पड़ मार देता है, वो किसी के ऊपर पोटी सुसु कर देता है, किसी को पैर से मार देता है, किसी को काट लेता है, किसी को गाली भी दे देता है। अगर थोड़ा बड़ा बच्चा हो जाता है वो कुछ भी कर देता है। तो इस अवस्था में बच्चे में क्या आती है, नैतिकता में अभाव आती है। इसी अवस्था में बच्चा देखिएगा एक विशेषता, दूसरों पर निर्भर होता है। बच्चा है, छोटा है, अभी मान लीजिए अगर 6 महीने का बच्चा है, 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा है। ये कहा गया है कि जन्म से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों में ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो एक एक भाग को विभाजित नहीं किया गया कि 1 साल में क्या होता है, 2 साल में क्या होता है, 3 साल में क्या होता है। स्पेशली पूरी सहस्वावस्था की बात हो रही है। तो बच्चा दूसरे पर निर्भर होता है मित्रों। और कैसे निर्भर होता है, अगर बच्चे को खाना ना दिया जाए मित्रों, तो बच्चा जो है खाना नहीं खाएगा, केवल रोएगा, चिल्लाएगा। तो मां समझ जाती है बच्चे को खाना चाहिए, क्योंकि बच्चे के पैर में जान 1 साल पर आती है। वो अपने हाथों से उठा के खा नहीं पाता, वो सुसु पोटी सोते सोते ही कर देता है। तो जितनी भी चीजें होती हैं, नैतिक चीजों को तो आप जानते ही हैं कि बच्चा छोटा है तो दूसरों के ऊपर निर्भर होकर के, मैंने तो 4 से 5 साल के बच्चों को भी देखा है कि बच्चा दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, नैतिकता का अभाव और दूसरों पर निर्भर बच्चा रहता है। किस अवस्था की विशेषता होगी, सहस्वावस्था की, जिज्ञासा की प्रवृत्ति में। तो बहुत अच्छी विशेषता है। ये विशेषता कई बार एग्जाम में भी पूछी गई है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति क्या होती है? जिज्ञासा की प्रवृत्ति का सेंस मित्रों यहां पे ये है कि जब बच्चा सहस्वावस्था में होता है तो बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। जैसे उसके सामने से अगर कोई हेलीकॉप्टर गुजर गया ठक 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 आवाज करते हुए, तो बच्चा क्या करेगा, तुरंत सवाल करेगा, पापा क्या है। तुरंत बच्चा क्या करता है, सवाल करता है कि क्या है। और क्या सवाल करते ही पता चल जाता है बच्चा इसे जानना चाहता है। यही उसकी क्या है, प्रवृत्ति है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति। बच्चे के सामने आप यदि सेब खाते हैं तो बच्चा तुरंत पूछेगा पापा क्या है, तो पापा बताते बेटा सेब है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति। पेन देखेगा, पूछेगा क्या है पापा, पापा बताएंगे बेटा पेन है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति। किसी भी वस्तु को, किसी भी महिला को, किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को देख करके बच्चा हमेशा क्यों का सवाल करता है, और क्यों का सवाल उसकी जिज्ञासा को बढ़ा देता है। आपको पता होगा कि जब इस अवस्था में बच्चा होता है तो अपने गार्जियन से, अपने फादर से, अपने मदर से, किसी से भी वो इतना सवाल करता है कि घर वाले उब जाते हैं, कहते हैं बेटा तुम बहुत सवाल करते हो। तो वो कहता कि मुझे बताओ पापा क्यों नहीं बताते हो। वो हमेशा जानने की इच्छा रखता है। उसी को हम बोलते हैं जिज्ञासा की प्रवृत्ति। अर्थात इस अवस्था में बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, इसमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति है। किस अवस्था में, सहस्वावस्था में। मित्रों हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी की क्रम में हम लोग आगे अभी बात चलेगी। जैसे अगला है देखिएगा, स्वार्थी व स्वकेंद्रीय प्रवृत्ति। इस अवस्था में बच्चा स्वार्थी हो जाता है। स्वार्थी का मतलब, यदि उसके मां की गोद में, ध्यान दीजिएगा, यदि उसके मां के गोद में कोई आ करके बैठ जाए बच्चा, तो बच्चा को यह बर्दाश्त नहीं है। वह चाहता है कि मेरी मां है तो केवल मुझसे प्यार करे। स्वकेंद्रीय, खुद से प्यार करना चाहता है। कहता है कि मेरी मां तुम मुझसे प्यार करो, किसी और से प्यार
मत करो। स्वार्थी बच्चा होता है इस अवस्था में, यह भी एक शैशवावस्था की विशेषता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अगल बगल में यदि किसी बच्चे की माँ किसी दूसरे बच्चे को गोद में ले लेती है तो जो उसका उस माँ का जो रियल बेटा होता है वो अपने माँ से पकड़ के रोने लगता है कि माँ तुम इसे उतार दो और मुझे गोद में ले लो। यही होता है स्वार्थी प्रवृत्ति, और यह हर बच्चों में पाई जाती है। अगला, सामाजिकता का अभाव। ध्यान दीजिएगा, इस अवस्था में जब बालक आता है तो उसके अंदर सामाजिकता का अभाव, मतलब वो किसी को चाचा नहीं जानता, वो पापा को पापा नहीं जानता, दादा को दादा नहीं जानता, वो किसी को भी, किसी भी रिश्तेदारी को, किसी भी रिलेशन को, समाज के किसी भी प्राणी को, जब शैशवावस्था में है न तो वो किसी चाचा को प्रणाम करता है, न ही किसी पापा को प्रणाम करता है, न ही किसी दादा को कुछ प्रणाम करता है, कोई अभिवादन नहीं करता है। उल्टा चाचा के ऊपर सुसु कर देता है, चाचा के ऊपर पोटी कर देता है। क्योंकि इस अवस्था में बालक कैसा है मित्रों, नैतिकता का बालक में अभाव है। बच्चा इस अवस्था में नैतिकता अभी कम है और धीरे धीरे वो अनुकरण के द्वारा सीखता है, तो यही कहा जाता है कि बालक इस अवस्था में सामाजिकता का अभाव है। शैशवा अवस्था के एज में खुद योगी जी आ जाए, मोदी जी आ जाए, तब भी बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी चुनाव चल रहा है, चाहे अखिलेश की सरकार बन जाए चाहे योगी की सरकार बन जाए, बच्चे से इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा चिंतन नहीं करता है। और जो चिंतन नहीं करता वो समझ लीजिए चिंतन न करने की प्रक्रिया शैशवावस्था ही है। तो सामाजिकता का अभाव होता है मित्रों। ध्यान दीजिएगा, शारीरिक क्रिया एवं संवेदना से सीखना। मित्रों यह भी बहुत अच्छी विशेषता है। शारीरिक क्रिया, आपको पता है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बच्चा ज्ञान का अर्जन करता है, और ज्ञानेंद्रियों का मतलब क्या होता है? ज्ञानेंद्रियों का मतलब होता है आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। अब ध्यान दीजिएगा, आंख के द्वारा बच्चा देख करके ज्ञान की प्राप्ति करता है, कान से बच्चा सुन करके ज्ञान की प्राप्ति करता है, नाक से सूंघ करके बच्चा ज्ञान की प्राप्ति करता है, जीभ से चख करके ज्ञान की प्राप्ति करता है और त्वचा से स्पर्श करके ज्ञान की प्राप्ति करता है। शारीरिक क्रिया संवेदना से सीखना। समझिएगा, संवेदना, जो संवेदनाएं होती हैं, जो हमारे संवेग होते हैं, इनका संबंध मूल प्रवृत्ति से होता है। शारीरिक क्रिया मतलब बच्चे को अगर ज्ञान की प्राप्ति करना है, शारीरिक अवस्था की बात हो रही है, शारीरिक क्रिया एवं संवेदना से सीखना। संवेदना का संबंध ज्ञानेंद्रियों से है और शारीरिक क्रिया मतलब बच्चे को यदि गर्म तवे को कह दिया जाए कि बेटा तुम ये तवा मत छूना, बहुत गर्म है, अब बच्चा छूता है तो उसे पता चल जाता है शारीरिक क्रिया के द्वारा कि अरे वाह, ये तो तवा बहुत गर्म है और इसको छूंगा तो जल जाएगा और हमें बहुत कष्ट होगा। और जैसे तवा बच्चा छूता है, आह माई आह माई आह बाप करके चिल्लाना शुरू कर देता है। करता है कि नहीं करता है? तो इस तरह की क्रिया करता है। अब देखिएगा, आंख के द्वारा देख करके सीखना, कान के द्वारा सुन करके सीखना, नाक के द्वारा सूंघ करके सीखना। तो इस तरीके से बच्चा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करता है मित्रों। तो इसलिए कहा जाता है शारीरिक क्रिया एवं संवेदना से सीखता है। अगला है आत्म प्रेम की भावना। आत्म प्रेम की भावना मतलब होता है अपने से प्यार करना। बच्चा खुद से प्यार करता है, वो चाहता है केवल हमसे सब प्यार करे और किसी से कोई प्यार न करे। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का मतलब मित्रों, केवल मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार बच्चा इस अवस्था में करता है। मतलब जब वह जन्म लेता है तो जन्म के समय कुछ मूल प्रवृत्तियां उनके साथ आती हैं, चिल्लाना, रोना, हाथ पर पटकना जैसी क्रिया बालक इस अवस्था में करता है। इसलिए इस अवस्था में बालक मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने मित्रों देखा कि शैशवावस्था में जो विशेषताएं होती हैं और सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली विशेषता जिज्ञासा की प्रवृत्ति है मित्रों। ध्यान दीजिएगा, और यहां पर आत्म प्रेम की भावना पूछा गया, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार पूछा गया, और यहां पर कल्पना जगत में विचरण को भी पूछ लिया गया है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये आपकी विशेषताएं थी। अब हम लोग बात किसकी करेंगे मित्रों? ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करेंगे परिभाषा की। तो ध्यान देते हैं परिभाषा पर। अब देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत की जा रही हैं। उम्मीद है सभी लोग इस परिभाषा को तो जानते ही होंगे
क्योंकि यूपी टेट, सी टेट और डीएलएड, बीएड सब में ये सब परिभाषाएं आप लोगों ने पढ़ी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यह परिभाषा किसके आधार पर निर्मित होती है। तो मित्रों, यह परिभाषा जो है बालक की विशेषताओं पर, उनके गुण और दोष के आधार पर निर्मित होती है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से शैशवावस्था की परिभाषा प्रस्तुत की है, जिसमें से क्रो एंड क्रो की परिभाषा मैं आपको सबसे पहले लिखा हूं मित्रों स्क्रीन पर। क्रो एंड क्रो ने कहा कि 20वीं शताब्दी अर्थात वर्तमान शताब्दी बालक की शताब्दी है मित्रों। जी हां, देखिएगा पहली परिभाषा क्रो एंड क्रो के अनुसार कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है या वर्तमान शताब्दी बालक की शताब्दी है, यह क्रो एंड क्रो ने कहा। दूसरा कोटेशन है सिगमंड फ्रायड महोदय का। सिगमंड फ्रायड ने कहा कि शैशवावस्था में बालक के अंदर काम प्रवृत्ति पाई जाती है। शैशवावस्था में दूसरी परिभाषा देखिएगा, शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति में पाई जाती है। अब यहां पर ये जो काम प्रवृत्ति का मतलब क्या है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। बालक का मां का स्तनपान करना, बालक का अपनी मां का स्तनपान करना काम प्रवृत्ति से कौन ले लिया, सिगमंड फ्रायड ने ले लिया। पान करना काम प्रवृत्ति से इसका अर्थ जोड़ा है। तो इसलिए याद रखिएगा, सिगमंड फ्रायड महोदय ने कहा कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति में पाई जाती है, अर्थात शैशवावस्था में बालक में काम प्रवृत्ति पाई जाती है, ध्यान देना है। अब उसके बाद वैलेंटाइन महोदय ने कहा कि यह जीवन का आदर्श काल है। क्या कहा वैलेंटाइन महोदय ने कि जो शैशवावस्था है मित्रों, वह कैसी अवस्था है, जीवन का आदर्श काल है। तो वैलेंटाइन महोदय की परिभाषा आपको याद रखना है मित्रों। मैं आपको बहुत ही ट्रिक के माध्यम से, बहुत ही शानदार ट्रिक के माध्यम से इन परिभाषाओं को याद भी करा सकता हूं, और अभी आप देखेंगे जादू की तरह से याद हो जाएगा। अब देखिएगा वैलेंटाइन महोदय, शैशवावस्था जीवन का आदर्श काल है मित्रों। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा, एग्जाम में कई बार ये पूछी गई है। अब उसके बाद देखिएगा थांडाइक महोदय ने कहा कि जब बच्चा 3 से 6 वर्ष की अवस्था में बालक अर्ध स्वप्न में रहता है, 3 से 6 वर्ष का बालक कभी कभी रोने लगता है, तो कभी कभी सोने लगता है, तो कभी कभी वो चिल्लाने लगता है, ऐसी क्रिया करता है। इसलिए कहा जाता है कि 3 से 6 वर्ष में बालक अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। अब हरलाक महोदय ने कहा यह जन्म से केवल 2 वर्ष है मित्रों। कब से कब तक, जन्म से 2 सप्ताह तक चलती रहती है, यह हरलाक महोदय ने कहा है। अब उसके बाद न्यूमैन की परिभाषा है 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील हो रहती है। तो यह अवस्था न्यूमैन की थी। अब जिसमें से हमें इन परिभाषाओं को ध्यान से देख लेना है और कैसे हमको इसको याद रखना है मित्रों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब देखिएगा क्रो एंड क्रो में, क्रो का मतलब होता है कौवा मित्रों। क्रो का मतलब क्या होता है, कौवा, और कौवा क्या करता है, कांव कांव, और बच्चे क्या करते हैं, कांव कांव। तो इसमें केवल 2 बात आपको पकड़ लेनी है। क्रो का मतलब होता है कौवा, क्रो का मतलब क्या होता है, कौवा, और कौवा क्या करता है, कांव कांव करता है। तो जब कांव कांव करता है तो कांव कांव कौन करता है, बच्चे भी करते हैं, तो बालक भी बहुत ज्यादा कांव कांव करता है। तो इसको इस तरीके से हमको याद रखना है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है मित्रों। अब देखिएगा सिगमंड फ्रायड ने कहा कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति। अब चूंकि सिगमंड फ्रायड को आप जानते हैं कि इनका जो सिद्धांत है, सिगमंड फ्रायड जी का जो सिद्धांत है वह जो है काम प्रवृत्ति पर है, तो ये वैसे ही सबको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद वैलेंटाइन महोदय ने कहा, वैलेंटाइन डे आपको याद होगा, वैलेंटाइन डे जिस दिन होता है उस दिन विदेशों में शादियां रचाई जाती हैं, और वो जिस दिन शादी जिसकी होती है वो उसके लिए क्या हो जाता है, आदर्श दिन होता है मित्रों। तो यहां पर वैलेंटाइन का मतलब, वैलेंटाइन डे आपको खुद पता है कि वैलेंटाइन डे के दिन विदेशों में शादियां होती हैं, इसलिए जिसकी शादी होगी उसके लिए वो दिन क्या हो जाता है, आदर्श होता है। तो उसी तरीके से शैशवावस्था भी क्या होता है, आदर्श होगा। तो आदर्श से संबंध हम वैलेंटाइन का जोड़ लेंगे, यहां बालक का संबंध हम क्रो एंड क्रो से जोड़ लेंगे। सिगमंड फ्रायड को याद रखेंगे काम प्रवृत्ति के आधार पर। थार्नडाइक महोदय ने कहा, थार्नडाइक 3 से 6 वर्ष की अवस्था अर्ध स्वप्न की अवस्था है। अब ध्यान दीजिएगा, थार्नडाइक महोदय ने कहा अर्ध स्वप्न की अवस्था है।
किस अवस्था में? 3 से 6। यहां पर डाइक का मतलब होता है रात। डाइक का मतलब क्या होता है मित्रों? रात। और अर्ध स्वप्न, सपने कब आते हैं? रात में। तो रात से रात का संबंध जोड़ दिया। हरलाक महोदय ने कहा कि यह जन्म से 2 सप्ताह तक चलने वाली अवस्था है, तो यह हरलाक ने आपको याद रखना होगा। न्यूमैन ने कहा कि 5 वर्ष तक की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है, तो यह भी आपको याद रखना है। ये 2 परिभाषाएं आपको याद करनी पड़ेंगी, बाकी इनको याद करने की जरूरत चारों को नहीं है। जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको याद रख लेना है। तो मित्रों, ये आपकी जो है परिभाषाएं हो गई। अब हम लोग बात किसकी करेंगे? शारीरिक विकास की बात करेंगे। और शारीरिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रखने जा रहा हूं, जहां से कई बार एग्जाम में सवाल बने। मित्रों ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ध्यान से आप लोग देखिएगा कि जो ऊंचाई लिखी हुई है मित्रों, यहां पर यह शारीरिक विकास की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई लिखी हुई है मित्रों। तो यहां पे ध्यान देना है कि जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई लिखा हुआ है, जो ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई लिखा हुआ है, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई लिखा हुआ है, उसको ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग बात किसकी करते हैं? ऊंचाई की। तो ऊंचाई कितनी है? यहां पर 51 सेंटीमीटर है, और ये एवरेज ऊंचाई है। किसकी? बालक हो चाहे बालिका। लेकिन यदि आपसे यह कह दिया जाए कि बालक की ऊंचाई और बालिकाओं की ऊंचाई कितनी होती है, तो 51.5 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई होती है वो बालक की होती है, और बालिका की कितनी होती है? 51 सेंटीमीटर होती है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा कि 51.5 किसकी होगी? बालक की होगी, और 51 सेंटीमीटर किसकी होगी? बॉयज की होगी। ये बालक है और यह गर्ल की है, अर्थात बालिका की है। अब देखिएगा औसत भार की यदि हम बात कर लें कि औसत भार कितना है, तो मित्रों ध्यान दीजिएगा कि बालक की यदि हम औसत भार की बात करें, ये औसत ऊंचाई है मित्रों, ये औसत ऊंचाई है। और औसत ऊंचाई में यदि हम भार बालक और बालिका, बॉयज एंड गर्ल की बात कर लें, तो 3.2 केजी, 3.2 केजी बालक का होता है, और 3 केजी किसका होता है? बालिका का होता है। तो मित्रों ध्यान देना, 3.2 केजी बॉयज और 3.3 केजी जो है गर्ल्स का होता है। यदि पूछा जाए कि शैशवावस्था में बालक की हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो यह संख्या 270 होती है मित्रों। यदि यह पूछ लिया जाए कि धड़कन कितनी बार धड़कती है, तो 140 बार प्रति मिनट जब बच्चे का जन्म होता है तब उनकी धड़कन चलती है मित्रों। और यह पूछ लिया जाए कि जब वो 6 वर्ष के होते हैं तब उनकी धड़कन कितनी बार धड़कती है, तो 100 बार धड़कती है मित्रों। अब इसके बाद देखिएगा दांतों की जो संख्या होती है, जन्म के समय बच्चों में दांतों की संख्या कुछ नहीं, दांत जन्म लेकर के बच्चा दांत नहीं जन्म लेता है, मतलब दांत जन्म के समय नहीं होते। जन्म के समय दांत नहीं होते, लेकिन 5 से 7 महीना का जब बच्चा होता है तो उसके अस्थायी दांत निकलने लगते हैं, और अस्थायी दांतों की जो संख्या होती है, यह संख्या कहीं कहीं 20 और कहीं कहीं 28 दोनों डाटा मिला है मित्रों। तो इसको ध्यान दीजिएगा, 20 और 28 में दोनों डाटा किताबों में मिला है, तो इसको भी हमें ध्यान देना है। और कहीं कहीं 2 से 3 साल में यह दांतों की संख्या जो है पूरी 28 हो भी जाती है। तो ये एग्जाम में आपके एक बार सवाल भी बना मित्रों, कि यह जो सवाल बना है वो क्या बना है, देखिएगा कि दांतों की संख्या शैशवावस्था में कितनी है। आयोग ने 28 मान लिया है मित्रों। मालती सारस्वत की किताब में 20 लिखा हुआ है साफ शब्दों में। अगर जो वीडियो देख रहा है तो मालती सारस्वत की जो सही वाली किताब है उसमें 20 दांत लिखा है, लेकिन आयोग माना है 28 दांत। तो यह भी याद रखिएगा मित्रों, क्योंकि एग्जाम में यह पूछ लिया जाता है। अब देखिएगा, अब दिया हुआ है सिर का भार क्या होता है, तो पूरे शरीर का 1/4 भार मस्तिष्क का होता है, अर्थात सिर का होता है। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो मस्तिष्क का जो भार होता है 300 से 350 ग्राम, और वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है, 1.4 केजी होता है, 1400 ग्राम। तो मित्रों आज जो है आप लोगों ने इस तरीके से शैशवावस्था का शारीरिक विकास तक वीडियो को आपने देखा मित्रों, बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया गया है। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ ये हमारी कक्षा जो है मित्रों समाप्त हो रही है, और इसको आप लोग शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं मित्रों। जय हिंद, जय भारत,
नमस्कार। कैमरा होगा।